पिछले क्लास में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोग ये फॉर्मूला तक यहां तक पहुंचे थे कि दो अगर पॉइंट मासेस हैं m1 m2 और उनके बीच का सेपरेशन अगर कुछ x है तो इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस ऑफ u से लिख रहे थे ना पोटेंशियल एनर्जी को। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ g m1 m2 अपॉन x, है ना। तो ये फॉर्मूला तक पहुंच गए थे हम लोग पिछले बार। अब इसी के आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आज हम लोग थोड़ा इसके आगे बात करेंगे कि कोई अर्थ ब्लॉक सिस्टम है, मतलब अर्थ है और एक ब्लॉक है, ये एक सिस्टम है। अगर इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। एक हेडिंग डाल दीजिए इसके नीचे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ ब्लॉक सिस्टम, है ना। चलिए, तो अब एक जो मास है उसकी जगह अर्थ हो गया और जो दूसरा मास है, इधर नहीं लिख रहे, यहाँ सेंटर से बनाना है कुछ, यहाँ लिख रहे ये अर्थ है और जो दूसरा मास है वो यहाँ पर है, वो ब्लॉक है, उसको ड्रॉ कर दे रहे हैं ऐसा कुछ। ये एक अर्थ ब्लॉक सिस्टम है, जैसे दो मासेस थे वैसे ये भी दो मासेस है। इस ब्लॉक का मास लेकर से स्मॉल m है, अर्थ का मास m और सबस्क्रिप्ट में e लिख दिया जाता है मास ऑफ अर्थ के लिए। तो ये है, इनके बीच का यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो x है। जब हम कहते हैं इनके बीच का दूरी तो मतलब अर्थ के सेंटर से लेके इस ब्लॉक तक का दूरी, ये जिस जो x था ये पूरा x है। यहाँ से सरफेस से इस ब्लॉक का जो दूरी है उसको हम लोग h लिख रहे हैं और यहाँ से ये है रेडियस ऑफ अर्थ r और सबस्क्रिप्ट में e लिख दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो x लिया गया था यहाँ पर, अभी x लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? अर्थ के सेंटर से ब्लॉक का दूरी x विल बी इक्वल टू ये, यहाँ से ये और ये, मतलब re प्लस h, है ना, इतना होगा x का वैल्यू। और इसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ g m1 m2 अपॉन x स्क्वायर, सॉरी x लिखना था और x की जगह ये चीज re प्लस h। ध्यान से लिखिएगा, लिखते समय ये नीचे लिखिएगा सबस्क्रिप्ट में e जब भी लिख रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हो गया इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लिख दिया, ये सही है। अब देखो, जैसे हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे, ये इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आएगा और हम तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि इस फॉर्मूले का इवन यूज ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ही आएगा। इस चैप्टर में इस फॉर्मूले को हम लोग यूज नहीं करते हैं, दूसरा एक फॉर्मूला यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। क्यों करते हैं और कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, थोड़ा ये सब बात किया जाए। देखो होता क्या है, अभी के चैप्टर्स में जितना अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं और इवन इस चैप्टर में भी, जो h ये होने वाला है, मतलब कि ब्लॉक का अर्थ के सरफेस से दूरी, अर्थ के सरफेस से कितना दूर कोई ब्लॉक लिया गया है। अब ये दूरी होता है जनरली 1 मीटर, 2 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, ऐसा कुछ होगा ना, या 500 मीटर होगा, और क्या होगा, है कि नहीं। तो इतना होगा। लेकिन ये जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है ये 6400 किलोमीटर होता है, बहुत ज्यादा होता है कि नहीं। तो ये जो h है, इस h, ये जो h है वो re के कंपैरिजन में, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत निग्लिजिबल होता है अभी के चैप्टर्स में। जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां दूरी खूब ज्यादा हो जाएगी, अर्थ के सरफेस से दूरी खूब, जैसे सैटेलाइट्स का मोशन पढ़ रहे होंगे तो जो सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के सरफेस से, उसका जो दूरी है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि बहुत कम होगा। या प्लैनेट्स का मोशन सन के अराउंड, वो भी बहुत दूर दूर होता है कि नहीं। तो आगे चल के जब ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम देखेंगे तो ये जो दूरी h होगा ये re के कंपैरिजन में बहुत बड़ा, या ऐसे बोले कंपेरेबल हो जाएगा। अभी के चैप्टर्स के लिए h जो है वो बहुत छोटा है re से। तो देखो इससे फर्क क्या पड़ा। हम लोग ये जो डेरिवेशन किए थे पिछले क्लास में, उसमें इंटीग्रेट करके वर्क डन निकाले थे, आंसर तक पहुंचाए थे। क्यों इंटीग्रेट किए थे? क्योंकि वेरिएबल फोर्स का वर्क लिख रहे थे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स था इनके बीच का वो x के साथ वैरी कर रहा था, है ना। यहाँ पर भी देखें तो ये जब दूर पास जाएगा तो x, ये जो दूरी है इनके बीच की जब चेंज करेंगे तो इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स वैरी करेगा, वेरिएबल फोर्स होगा। लेकिन अगर ये हाइट h ये बहुत छोटा है ना, 10 मीटर से 20 मीटर तक गए, या h0, मतलब h0 का मतलब क्या होगा, ये ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है सरफेस पे, h इक्वल टू 0 से h इक्वल टू 10 तक गए या 100 तक गए,
या 10 मीटर से 20 मीटर तो हाइट तक गए। ये जो रेंज है ये आरई के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा रेंज है, और इतने से छोटे से रेंज में जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड वेरी नहीं कर पाता है। हम लोग अभी तक हमेशा क्या करते थे, एम जी को कांस्टेंट लेते थे ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को हम लोग 9.8 या 10 लिख देते थे, जो कांस्टेंट लिखते थे ना, 10 वेरी नहीं कराते थे। लेकिन अगर यही हाइट अगर बहुत ज्यादा होने लगेगी तब तो जी वेरी कर जाएगा। लेकिन अभी के लिए हमको उसकी चिंता नहीं करनी, वो सब बातें हम लोग ग्रेविटेशन में करेंगे, वहां ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन करके जो आया है। अभी के लिए इंटीग्रेशन का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर जी वेरी नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड जो जी है, कम हाइट की बात हो रही है ना, तो उसमें वेरी नहीं करेगा। जी अगर वेरी नहीं कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा होगा, मतलब ये जो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, वो भी वेरी नहीं करेगा, एम जी वेरी नहीं करेगा। तो अगर कांस्टेंट फोर्स है तो फिर इंटीग्रेशन से क्यों जाएंगे, तो सीधा सीधा कांस्टेंट फोर्स का वर्क तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं होती है। तो जो डेरिवेशन किए थे हम लोग इंटीग्रेशन करके, वो सब उन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। पहला चीज कि हम लोग सीधा सीधा कांस्टेंट फोर्स है जी को यूनिफॉर्म लेते हुए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क डन निकाल सकते हैं। एक बात हुई है ना। एक और बात है, दो बातें इसमें हम लोग को सीख लेना है, तो फिर इस बात पे आएंगे हम लोग कि इस चैप्टर में अर्थ ब्लॉक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखना। दूसरी बात ये कि वैसे तो रेफरेंस लेवल कहां लिए थे हम लोग, जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट था, रेफरेंस लेवल वहां लिए, तो बोले इस समय का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो इतना आया। अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ले, अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ले, तो एक्स सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा। यहां तक की बात पिछले क्लास में हम लोग किए थे, है कि नहीं। लेकिन आप लोग देखो क्या कह रहे हैं, अगर क्वेश्चंस में एक दूसरा बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चंस में दो बात, एक तो जी यूनिफॉर्म लिए हम लोग, है ना, जी यूनिफॉर्म लिए क्योंकि एच बहुत छोटा है आरई से। दूसरा बात ये कि एच बहुत छोटा है आरई से, एक बात, प्लस एक और चीज हो कि आपको मतलब हो केवल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी कितना है उससे मतलब नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से मतलब हो। अगर मान लीजिए कोई कहे कि एक ब्लॉक है, वो अर्थ के सरफेस से पहले 10 मीटर हाइट पे था, फिर 20 मीटर हाइट तक ले गए, तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों बातें होंगी, एक तो ये कि एच जो है वो 10 से 20 हुआ, मतलब कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसके कंपेरिजन में निग्लिजिबल है, ये बात तो है। दूसरी बात एक और क्या कि हम चेंज की बात कर रहे हैं, 10 मीटर से 20 मीटर हाइट पे ले गए, तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर सिर्फ चेंज से मतलब है, ये इससे मतलब नहीं कि एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी कितना था, चेंज कितना हुआ, अगर इससे ही कंसर्न है, इससे ही मतलब है, तो रेफरेंस लेवल आप अपने मन से चूज कर सकते हैं। एज एन ऑब्जर्वर आप अपने मन से रेफरेंस लेवल चूज कर सकते हैं कि रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में दूरी दोनों के बीच का कितना लिया जाए, ये आप चूज कर सकते हैं, ये छूट है आपको। तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग इस चैप्टर में कर रहे होंगे, उसमें ये दोनों बातें सही हो रही होंगे। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस में एक तो एच बहुत छोटा होगा आरई से, ये पहली बात। दूसरा, हम लोग को हमेशा आप देखेंगे क्वेश्चन करते समय भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से मतलब होता है। पहले कितना था, बाद में कितना हुआ, चेंज कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, उससे मतलब होता है। तो ऐसे कंडीशन में रेफरेंस लेवल, जैसे कि रेफरेंस लेवल हम लोग पिछले क्लास में क्या माने थे कि ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट होगा, वही रेफरेंस है, मतलब उसी समय का पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले सकते हैं। लेकिन नहीं, अब क्या है, आपको छूट है, ऑब्जर्वर को छूट है कि आप कहीं भी रेफरेंस लेवल मान सकते हैं। मतलब क्या, आप मान सकते हैं कि जब ब्लॉक अर्थ के सरफेस से जब 10 मीटर सेपरेशन पे था, मतलब जब 10 से 20 ले गए थे ना, यहां से यहां ले गए थे, तो जब 10 मीटर सेपरेशन पे था, वही रेफरेंस लेवल था, ऐसा मान के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई आंसर में गड़बड़ी नहीं आएगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो लिखना है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। देखो फर्क किस में पड़ता है, हम अगर मान लें कि ये जो सेपरेशन है यही रेफरेंस सेपरेशन है, मतलब रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन है इस सिस्टम का, तो इस समय अगर इस सिस्टम को ऐसे रख दे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे, जीरो, क्योंकि रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में रखा है, तो उसका मतलब ही होता है कि रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन पे है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उस समय का जीरो है। ठीक है कि नहीं। कोई कहे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है, वो डिपेंड करेगा कि नहीं रेफरेंस कहां लिए, तो भाई डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी कितना है। अब जैसे इसी को रेफरेंस ले लें तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिखेंगे, और नहीं कहें इनफाइनाइट सेपरेशन पे रेफरेंस लिए हैं तो इस समय का पोटेंशियल एनर्जी इतना लिखा हुआ है,
तो डिपेंड कर रहा है इस समय का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या था। लेकिन एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में जाने में जो चेंज होने वाला है, मतलब 10 मीटर से 20 मीटर ले गए, ऐसा करने में पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ है वो चेंज कितना आएगा, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि रेफरेंस कहां लिया। आप कहीं भी ले लो, यहां ही रेफरेंस ले लो तो यहां से यहां ले जाने में चेंज निकालोगे तो देखोगे उतना ही आएगा, और कहीं और ले ले वहां से वहां जाए तो भी चेंज निकालोगे तो उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये छूट है इस चैप्टर में आपको कि रेफरेंस लेवल आप कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन अगर ये छूट है तो जरूर बड़ा केयरफुली चलने की जरूरत है। अब अगर ये छूट है तो बहुत केयरफुली चलने की जरूरत है। क्या मतलब हमारा, क्यों हम कह रहे हैं, हम देखें कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन करते समय लंबा अगर क्वेश्चन है थोड़ा, इनिशियली रेफरेंस लेवल कहीं सोचे कि चलो 10 मीटर दूरी पे होगा तो रेफरेंस लेवल वहीं मान लिए हम, है ना, रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन मान लिए उसको, फिर बाद में करते करते भूल जाते हैं, कोई नया रेफरेंस ले लेते हैं कि मान लेंगे कि जब h का वैल्यू 0 होगा, मतलब जब ये आपके सरफेस पे रखोगा तो वो ये रेफरेंस लेवल है ना। तो क्वेश्चन करना शुरू किया तो रेफरेंस कुछ और माने थे, और करते करते बीच में रेफरेंस लेवल चेंज कर दिए, रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही बदल दिए, कुछ और ले लिए रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑब्वियसली आंसर उस केस में गलत आ जाएगा। बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, बड़ा आसान होता है, सिंपल से एक काम करना होगा आपको। जब भी क्वेश्चन करिए इस चैप्टर को, वर्क एनर्जी वाला, जब भी क्वेश्चन करिए और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, जरूर आप एक रेफरेंस वहां पे लिख दीजिए कि कहां लिया रेफरेंस, और फिर सॉल्व करिए। एक तो पढ़ने वाले को भी सेंस बनेगा उस चीज का। मान लो आप ही दोबारा पढ़ना शुरू किए कि हमने क्या किया, आप दोबारा पढ़ोगे तो आप जब लिखा रहेगा ना कि रेफरेंस लेवल यहां लेके सॉल्व किया गया है, तो क्वेश्चन का सेंस बनेगा, मतलब निकलेगा कि रेफरेंस वहां लिए थे इस समय, इसलिए उस समय का पोटेंशियल एनर्जी 0 हुआ या बाद का कितना हुआ, एंड सो ऑन। तो जरूर एक चीज ध्यान रखने वाली बात होती है यहाँ पे कि रेफरेंस क्या लिया है। चलिए हम एक बार सॉल्व करके आपको एक चीज दिखाते हैं, फिर इस पे कंक्लूजन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा कुछ बातें आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर ये सब बातों को कंक्लूड करके समरी इसका क्या हुआ जो आज अभी तक पढ़ाए हम, क्या मतलब निकला वो लिखा जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग ये लिख रहे हैं, लिखिए इफ, नोट करके लिखिएगा, NOTE नोट करके लिखिए, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन RE, मतलब कि ये जो हाइट है सरफेस से ब्लॉक का दूरी अगर RE रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा है, देन दो बातें मैंने कही आपसे। पहला लिखिए स्मॉल g विल बी यूनिफॉर्म। स्मॉल g का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड। स्मॉल g विल बी यूनिफॉर्म, देयरफॉर फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू अर्थ विल बी कांस्टेंट। mg कांस्टेंट हो जाएगा ना, अगर g कांस्टेंट है तो mg कांस्टेंट हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, इफ वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट, ओनली कंसर्न्ड अबाउट का मतलब है कि अगर हमको केवल इस बात से मतलब है, इफ वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, then reference level can be taken anywhere, can be chosen, लिख दीजिए can be chosen sorry can be chosen anywhere। रेफरेंस लेवल कहीं भी चूज किया जा सकता है। कौन चूज करेगा? ऑब्जर्वर, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना, वो अपने मन से कहीं चूज कर लेगा कि हमने इसी को रेफरेंस लेवल माना। देखो ये बातें जो हम सब कह रहे हैं, हम एक बार लिख के बताते हैं कि देखो इसको एक्चुअली करते वक्त कैसे क्या सोच रहे होंगे। देखो मान लीजिए कि ये एक है, ये अर्थ है, और अर्थ के सरफेस से h दूरी पे, जैसे ये डायग्राम था ना, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना, यहां है ना, इसी को ऐसे बना दिए, सरफेस से h दूरी पे एक ब्लॉक है जिसका मास है m, ठीक है, और मान लो h1 दूरी से h2 दूरी तक ले जा रहे हैं, कुछ लिख दे रहे हैं, चलो ये h1 दूरी था, यहां से h2 दूरी तक ले गए, ये h1 यहां से यहां तक है, इसको ऐसे लिख दें, ऐसे करके लिख दे रहे h2 और h1 यहां से यहां, ये जो m मास था इसको यहां से यहां ले जा रहे हैं। तो ऐसा करने में h1 और h2 बहुत छोटे हैं रेडियस से, ऐसा करने में
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ ये अगर पता करना चाहते हैं तो जैसा हम आपसे कह रहे थे रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी ले सकते हैं, रेफरेंस लेवल क्या है वो कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो कैसे ले रहे हैं। पहला है ना, ये एक्चुअली हम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम यही बातें जो आपसे कह रहे थे ना उसको हम एक बार लिख के बताना चाहते हैं। हम ये पहले आपको ये दिखाना चाहते हैं कि रेफरेंस लेवल देखो कहां लेते हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जर्वर अपने से चूज करके रेफरेंस लेवल ले सकता है। मान लीजिए किसी ने कहा कि जब ये ब्लॉक अर्थ के सरफेस पे होगा उसी कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं, तो हम सबसे पहला काम तो ये करें, एक लाइन ऐसे बना देते हैं, मतलब इसको यहां लिख देंगे रेफरेंस। कहने का मतलब कि इस लाइन पर, मतलब यहां पर जब ब्लॉक होगा, यहां से सरफेस पे रखा होगा जब ये ब्लॉक, तो वो रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन होगा, ऐसा मान लिए। और ये पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना होता कि लेट अस अज्यूम रेफरेंस लेवल टू बी दिस एंड दिस, ऐसा नहीं, बस डायग्राम में ही ऐसा एक लाइन बना दी जहां आपने रेफरेंस लेवल माना है, मैंने इस लेवल को रेफरेंस लेवल माना है, इसी में आगे लिख दिया रेफरेंस। मतलब यहां होगा जब, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का 0 होगा। ठीक बात है। अब देखो, अब यहां से यहां ले जाना है तो क्या करें, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो क्या करते हैं, देखो यहां से यहां ले जाते हैं पहले, है ना, यहां से यहां ले जाके इस पोजीशन में जब आता है ब्लॉक तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है वो लिखा जाए। जब यहां होगा ब्लॉक तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का 0 होगा। जब ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना हो जाएगा, मान लो U1 हो जाएगा, कुछ U1 कैलकुलेट किया जाएगा। फिर जब यहां पहुंचेगा तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना हो जाएगा U2, वो कैलकुलेट किया जाए। और हमको काम किससे है, यहां से यहां ले जाने से मतलब है, मतलब U2 फाइनल वाला पोटेंशियल एनर्जी ये, और इसमें से घटा देंगे इस समय का पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो पहले हम U1 U2 सब निकालने जा रहे हैं। कैसे, अब यहां से यहां ले जा रहे हैं, पहले यहां से यहां, है ना, ब्लॉक को ले जा रहे हैं। तो हम लोग सीखे थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो du होता है वो होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, और कितना है mg, है ना, mg फोर्स लगा रहा होगा अर्थ ब्लॉक पे पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, और जा रहे हैं किधर, ऊपर, तो उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव वर्क कर रहा होगा। चलिए अभी लिखा जाएगा। और सीधा सीधा हमको इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स है mg वाला फोर्स, इसलिए सीधा सीधा हम लोग फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो सीधा से हम डेल्टा यू पे आ रहे हैं, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। डेल्टा यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना, नीचे की तरफ है फोर्स, मॉड ए मॉड पी कॉस थीटा लिख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इतना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां गए h1, और इनके बीच का एंगल कितना है, फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो इनके बीच का एंगल 180, मतलब कॉस ऑफ 180। तो कितना हो गया, mgh1, m×g into h1। मतलब जब यहां पहुंचा था तो उस समय सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो U1 था, अच्छा U1 इसको लिखते हैं, ये फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा U मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पहुंचे तो कितना हो गया U1, और यहां पर था ब्लॉक तो पोटेंशियल 0 था, तो U1 कितना आ गया mgh1। सिमिलरली अब x इक्वल टू 0 से लेके कहां पहुंचाया जाए, देखिए अब एक बार और करने जा रहे हैं, यहां से यहां पहुंचाएंगे, उस समय का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है U2, है ना, जब वो यहां पहुंचा होगा उस समय का सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो देखो कैसे लिख रहा है, दूसरा नहीं, इसी वाले में कर रहे हैं ना, इसी वाले में कर रहे हैं। फिर से डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, U2 माइनस 0 इज इक्वल टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क मतलब mg का वर्क, कांस्टेंट फोर्स का वर्क फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिखेंगे, ये माइनस ये वाला है, मॉड ए हो गया mg, मॉड बी हो गया h2, और कॉस ऑफ 180, ये हो गया कितना, माइनस माइनस प्लस mgh2, U2 इज इक्वल टू, है ना, और U2 आ गया, U1 आ गया। हमको चाहिए था व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां से यहां जाने में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। तो डेल्टा U कितना हुआ फाइनली, आंसर लिख रहे हैं, आंसर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
U2 माइनस U1 इज इक्वल टू mg इंटू H2 माइनस H1। यहां से यहां जाने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया, mg इंटू H2 माइनस H1। अच्छा, रेफरेंस लेवल यहां लिए थे तो ये आंसर लाए, और जो हम आपसे कह रहे थे ना रेफरेंस लेवल आप अपने मन से कहीं भी ले सकते हो, उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। चलो एक और रेफरेंस लेवल लेके दिखाते हैं कि देखो आंसर फिर वही आ रहा है। देखिए इसी वाले में पहले जहां पर ये पोजीशन पे था H1 दूरी पे था, है ना, इसी को रेफरेंस ले लेते हैं और फिर H2 दूरी तक जाना है, मतलब ये दूरी फाइनली H2 होना है। पहले यहां H1 दूरी पे था, इधर लिख देते H1 था ये, और फाइनली H2 दूरी तक ले जाना है। और रेफरेंस लेवल देखो इस बार यहां लिए थे, इस बार यहीं पे ले रहे। ब्लॉक जब यहां होगा सरफेस से H1 दूरी पे होगा, उसी को रेफरेंस ले लिए, है ना। चलिए तो हम लिख रहे पहले इस समय का पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही हो गया क्योंकि ये रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन ही है। इस समय का पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया। अब यहां पहुंचा जब उस समय का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें और इससे चेंज आ जाएगा। तो U1 तो जीरो हो गया इनिशियली, यहां पर जब था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो था। अब U2 निकालने जा रहे हैं, यहां पहुंचेगा तो उस समय का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सिस्टम का। कैसे निकालेंगे, तो वही चीज डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव, मतलब U2 माइनस 0 इज इक्वल टू यहां से यहां जाने में वर्क लिख रहे हैं तो U2 माइनस 0 क्यों लिख रहे हैं, U2 माइनस U1 ही लिखे, यहीं से यहीं जाए। अब तो यही रेफरेंस लिए ना, यहां से यहां जाए, तो यहां से यहां जा रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, मतलब कि H1 से H2 जा रहे हैं। तो फाइनली U2 कितना हो गया पता कर रहे हैं, माइनस U1 यहां का पोटेंशियल एनर्जी ले लिए इज इक्वल टू U2 माइनस U1 इज इक्वल टू कितना आया, वर्क डन बाय माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मॉड A मॉड B cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ये है डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां गए H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, इसको हटाएं। H2 माइनस H1, है ना, इनटू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल का cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, मॉड A मॉड B cos थीटा। तो cos 180 मतलब कि -1, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां से U2 माइनस U1 तो सीधा ही आ गया, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू कितना, mg H2 माइनस H1, और पिछले बार भी आंसर यही आया था। मतलब अगर यहां से यहां ले जाते हैं, यहां से यहां ले जाते हैं, तो वहां से वहां ले जाते वक्त चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना है, U2 माइनस U1 लिखना है, तो आपने रेफरेंस यहां लेके लिखा तो जो आंसर आया, अगर आप रेफरेंस यहीं ले ले, यहां पर ही रेफरेंस ले ले, इसी को जीरो मान लेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल को जीरो मान लें, तो भी वही आंसर आता है। वही हम कह रहे थे कि रेफरेंस लेवल अपने मर्जी से चूज कर सकते हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं, है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम आता है। गलत तब हो जाता अगर हम U1 निकालते वक्त इसी क्वेश्चन में, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो कर रहे थे, पहले U1 निकाले यहां का पोटेंशियल एनर्जी, तो U1 निकालते से वक्त रेफरेंस लेवल कहीं और लेते और U2 निकालते वक्त रेफरेंस लेवल कहीं और ले लेते तो गड़बड़ हो जाती। वही हम कह रहे थे ना, ये गलती हम देखें कई बार बच्चे करते हैं, तो ये ध्यान रखेगा, एक बार जो रेफरेंस ले लिया क्वेश्चन, फिर उसी रेफरेंस लेवल को लेते हुए सॉल्व करना होता है, तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए फाइनली कंक्लूजन क्या है ये सब बातों का, बहुत सारी बातें समझा दी आपको। फाइनली ये सब का समरी कंक्लूजन क्या है वो लिखने जा रहे हैं। पहले हम बोल देते हैं क्या, अर्थ और ब्लॉक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते हैं mgh इस चैप्टर में, है ना। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में माइनस gm/2/x लिखते हैं, वो अलग चीज है। नहीं, अब अभी क्या लिखेंगे, mgh लिखेंगे। देखो बार बार उसी तरह का आ रहा होगा टर्म, mgh2, mgh1, mg डेल्टा h, हमेशा h mgh के टर्म्स में आ रहा है। अर्थ और ब्लॉक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते हैं mgh, है ना, वेयर h क्या होता है, रेफरेंस लेवल से उस ब्लॉक का हाइट h होता है। अब जैसे देखो हम जो जो लिखे बता रहे हैं,
यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी लिखे थे U1 आया था mgh1, रेफरेंस लेवल से h1 हाइट पे था तो mgh1। ये U2 निकाले mgh2, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी mgh2, अर्थ रेफरेंस लेवल से h2 हाइट पे था तो पोटेंशियल एनर्जी लिखे mgh2, और जब चेंज लिखना हुआ तो माइनस कर दिया, है कि नहीं। तो इसको एज अ रूल ध्यान रखा जाए। रेफरेंस लेवल आप अपनी मर्जी से कहीं भी लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी जब लिख रहे होंगे अर्थ ब्लॉक सिस्टम का तो लिखेंगे हम mgh, वेयर h क्या होगा, रेफरेंस लेवल से ब्लॉक का हाइट। बस इतना सिंपल सी बात है। अच्छा, सिंपल सी बात है और बहुत बार यूज भी करना है हम लोगों को, और कई बच्चे आप में से कई लोग यूज भी किए होंगे कई बार mgh वाला फॉर्मूला, है ना। लेकिन थोड़ा सा एक बात और बोले, देखो बहुत जरूरी बात ये है कि देखो ठीक से समझना चाहिए mgh का मतलब, है ना। हम देखें कई बार ऐसे बोल देते हैं लोग कि ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी mgh। अगर सिर्फ इतना आपने बोला कि ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी mgh है तो बहुत तरीके से ये स्टेटमेंट गलत है, बहुत तरीके से गलत है। इसके पीछे बहुत सारे एजम्पशंस हैं। अगर वो आपके दिमाग में नहीं है, अगर आप वो सब नहीं समझ रहे हो, सिर्फ इतना याद कर लेना कि ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी mgh है, बहुत गलत बात है। तो क्या क्या गलतियां हम बताते हैं। पहले तो ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं है। एक बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं होता है। पिछले लेक्चर में बात हुई थी, पोटेंशियल एनर्जी जब भी बात करते हैं हम लोग सिस्टम का होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा बॉडीज हो। एक बॉडी का कैसा इंटरेक्शन, किसके साथ इंटरेक्शन, अपने साथ क्या इंटरेक्शन है कि नहीं। एक बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी होता है तो किसका होता है, अर्थ ब्लॉक सिस्टम का पोटेंशियल, जिसमें दो कम से कम, जैसे अर्थ और ब्लॉक दो चीज हुआ ना, कम से कम दो चीज हो तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है। पहला तो एक बात। दूसरा, आपने सिर्फ इतना बोल दिया कि ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, सिर्फ इतना अगर याद करके बैठ गए, नहीं इस बारे में नहीं सोचे कि रेफरेंस लेवल कहां है ना। क्या अर्थ और ब्लॉक सिस्टम का पोटेंशियल हमेशा mgh लिखते हैं। रेफरेंस लेवल जब इंफिनिटी पे लेके सॉल्व किए थे तो क्या mgh आंसर आया था, नहीं, आंसर आया था माइनस ऑफ g m1 m2 upon x, है ना। mgh थोड़ी आंसर आया था। तो अर्थ और ब्लॉक सिस्टम का पोटेंशियल mgh कब होगा, h क्या होगा उसमें से, इसको भी दिमाग में रखना चाहिए। h क्या है, रेफरेंस लेवल से ब्लॉक का हाइट, और वो भी कब लिखते हैं mgh, जब स्मॉल हाइट की बात हो रही होती है, ताकि g को यूनिफॉर्म ले सकें। अगर g यूनिफॉर्म नहीं लेंगे तो इंटीग्रेशन वाला आंसर आएगा, माइनस gm1 m2 upon r वाला आंसर आएगा, इंटीग्रेशन करके जो आया था, है ना। ये थोड़ी mgh थोड़ी आएगा। mgh तो आंसर तब आएगा जब g यूनिफॉर्म लेके चलेंगे, कांस्टेंट फोर्स लेके चलेंगे mg को, और वो तभी होगा अगर h बहुत छोटा हो r से। बात सही कि नहीं। तो फाइनली क्या ध्यान में रखना है और क्या फॉर्मूला यूज करना है हम अभी लिखवा देते हैं आपको। ये सब बात हम लोग अभी तक कर रहे थे कि जो mgh वाला फॉर्मूला है वो कहां से आया और कैसे यूज करते हैं, उसके लिए रेफरेंस लेवल बनाना बहुत जरूरी होता है, ये सारी बातें, है ना। अच्छा, नोट करके एक बात लिखा जाए, लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम, potential energy of earth plus block system is given by U is equal to mgh if the block is h height above the reference level. If the block is h height above the reference level and U is equal to minus mgh if the block is h height below reference level. ये बात भी है, रेफरेंस लेवल से h हाइट ऊपर होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे सिस्टम का प्लस mgh, रेफरेंस लेवल से h हाइट नीचे होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस mgh। क्या लिखा आपने, U इक्वल टू माइनस mgh इफ ब्लॉक इज h हाइट बिलो रेफरेंस लेवल। फुल स्टॉप करके लिखिए। In this case, we are assuming g, small g, to be uniform. g को यूनिफॉर्म लेंगे तभी ये सब mgh वाली बातें लिख सकते हैं, है ना। g अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गया, मतलब ज्यादा डिस्टेंस की बात हुई,
तो ये सब चक्कर नहीं, इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख सकते आप, है कि नहीं? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोग सीखे कि पोटेंशियल एनर्जी अर्थ ब्लॉक सिस्टम का जो हम लोग एमजीएच लिखते हैं वो कैसे आया, कहां से आया पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच की बात, और वो लिखते समय क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं। रेफरेंस लेवल जरूर ध्यान में रखना होता है, कहाँ रेफरेंस है, कहां से एच ले रहे हैं। अब जैसे कि इसमें ब्लॉक यहाँ था, अर्थ यहाँ था, यही रेफरेंस ले लिए। अर्थ के सरफेस से तो H1 हाइट पे है, लेकिन इसका पोटेंशियल एमजी H1 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि रेफरेंस लेवल से कितना दूरी पे है ब्लॉक, 0, इसलिए mg इंटू 0, इस समय का पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहां था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 था, है कि नहीं? रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है वो हाइट लिखा जाएगा mgh में। कोई ब्लॉक अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है उससे मतलब नहीं है, रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है उससे लिखेंगे mgh, है ना? mgh में जो h है वो सरफेस से हाइट नहीं है ब्लॉक का, रेफरेंस लेवल से हाइट है। अब रेफरेंस लेवल कहीं भी हो सकता है, सरफेस पर भी हो सकता है, ऊपर भी कहीं ले सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सरफेस पर लिए थे रेफरेंस लेवल, इस क्वेश्चन में ऊपर लिए थे, है ना? तो इस क्वेश्चन में U1 का जो वैल्यू था वो इतना आया था, और इस क्वेश्चन में U1 का वैल्यू इतना आया, मतलब जब यहाँ पर था ब्लॉक तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसमें इसी जगह पर जब इसी जगह पर था तो पोटेंशियल एनर्जी इतना था। अलग अलग था ना, क्योंकि रेफरेंस लेवल अलग अलग है, सेम हाइट पर था तब भी। रेफरेंस लेवल से हाइट कितना है उससे मतलब होता है। चलिए अच्छा, ये सब जो कहानी सीखे हम लोग आज अर्थ ब्लॉक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा जाता है, इसको बहुत डिटेल में हम लोग को यूज करना है। कहाँ? अभी इसके बाद एक टॉपिक आएगा, आज के लेक्चर में तो शायद नहीं आएगा, अगले लेक्चर में आएगा, जो है एनर्जी कंजर्वेशन, नहीं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें बहुत पोटेंशियल एनर्जी यूज करना होता है। अर्थ ब्लॉक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कई बार यूज करना पड़ेगा, वहां इसको यूज किया जाएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बात किए थे कि 11th के सिलेबस में आपका 2 तरह का पोटेंशियल एनर्जी आपको सीखना है, अर्थ ब्लॉक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो हो गया, दूसरा क्या, स्प्रिंग वाला पोटेंशियल एनर्जी। तो अब उसकी बारी है। एक हेडिंग डाल दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। किसी स्प्रिंग के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी, किसी स्प्रिंग के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, वो उसका फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला पहले हम लोग डिराइव करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात करना चाहते हैं हम कि थोड़ी देर पहले हम आपसे कह रहे थे किसी एक बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी का कोई सेंस ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी होता है सिस्टम का, सिस्टम में 2 या 2 से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, सिर्फ एक बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं है। और अभी आपने हेडिंग डाला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग। स्प्रिंग तो एक बॉडी है, तो उस एक बॉडी में कहां से पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो उसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में पोटेंशियल एनर्जी ऐसे सिस्टम ऑफ बॉडीज के लिए डिफाइंड है जिसमें कि वो बॉडीज एक दूसरे से कंजर्वेटिव फोर्सेस से इंटरैक्ट करें, एक दूसरे से इंटरैक्ट करें, कॉन्फ़िगरेशन का कोई मतलब हो नहीं। तब ना कहते 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज होनी चाहिए कि दोनों के बीच का सेपरेशन को बढ़ाएं, घटाएं, कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज लाएं, तो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करें, तो ये सब की बात किया जाएगा। तो 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज होनी चाहिए ताकि कॉन्फ़िगरेशन का कोई सेंस बने, और एक दूसरे से जो इंटरेक्शन है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस से होना चाहिए, तभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। स्प्रिंग में है ऐसा एक्चुअली, एक जो स्प्रिंग है उसके जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जब पूरा स्प्रिंग जो है उसको हम इलांगेट करते हैं तो वो जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच का सेपरेशन को हम चेंज कर दिए, है ना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिए। जो डिफरेंट, अगर हम मान लें कि उस स्प्रिंग के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे, तो वो सारे एलिमेंट्स के बीच का जो दूरी है वो वैरी कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं या इलांगेट कर सकते हैं। ऐसा करने से उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बीच का दूरी को वैरी कर सकते हैं। सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है, रिलेटिव पोजीशनिंग पार्टिकल्स का चेंज कर सकते हैं, है ना। और दूसरा वो वाली बात भी सही है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस होने चाहिए, तो स्प्रिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स होता ही है ना।
तो एक स्प्रिंग को एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स माना जा सकता है जिनका कॉन्फ़िगरेशन हम आपस में चेंज कर सकते हैं और वो सब आपस में कंजर्वेटिव फोर्सेस से इंटरैक्ट करते हैं। अब जैसे कोई कहे कि एक ब्लॉक हो, सिर्फ ब्लॉक, तो उस ब्लॉक में भी तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो भी तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया। उसका क्यों नहीं पोटेंशियल एनर्जी लिख देते? नहीं तो क्या उन पार्टिकल्स के बीच का दूरी हम चेंज कर सकते हैं क्या? कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करे, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं ना। ब्लॉक तो रिजिड होता है, उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो दूरी है वो फिक्स्ड है, उसको आप चेंज थोड़ी कर सकते हो। रिलेटिव पोजीशनिंग चेंज कहां कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो कोई सेंस ही नहीं उसमें पोटेंशियल एनर्जी लिखने का। सेंस स्प्रिंग में है, रिलेटिव पोजीशनिंग चेंज करने से स्प्रिंग का एनर्जी चेंज कर रहा है ना, तो उसमें सेंस बनता है, पोटेंशियल एनर्जी लिखा जा सकता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे कितना है पोटेंशियल एनर्जी, वो अब करने जा रहे हैं। सबसे पहले रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन किसको माना गया? तो बोले कि जैसे कि दो पॉइंट मासेस के लिए रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन माने थे इनफाइनाइट सेपरेशन पे। बोले थे क्या लॉजिक क्या दिए थे कि भाई इनफाइनाइट सेपरेशन पे जब पॉइंट मासेस होते हैं, ग्रेविटेशन वाला जब लिख रहे थे, तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे जब पॉइंट मासेस होते हैं तो एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, तो उस समय का इंटरैक्शन एनर्जी, सिस्टम का एनर्जी जीरो ले लिया जाए, है कि नहीं? अब स्प्रिंग वाले केस में बोला गया, लॉजिकली सोचा गया कि किस समय माना जाए कि स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? जब वो स्प्रिंग रिलैक्स्ड होगा, ना खींचा गया है ना कंप्रेस किया गया है, रिलैक्स्ड रखा है, नेचुरल लेंथ पे रखा है। तो जब वो रिलैक्स्ड होगा, ना इलोंगेट होगा ना कंप्रेस, तो उस समय वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में रखा रहेगा। तो इलोंगेट करके छोड़ो तो भागेगा, एनर्जेटिक हो जाएगा। ऐसे ही करके छोड़ दो बिना इलोंगेशन बिना कंप्रेशन के, तो बोलते हैं उस समय का उसका एनर्जी को हम लोग जीरो मान लिया जाए, पोटेंशियल एनर्जी उस समय का जीरो मान लिया जाए, उसको ही रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन मान लिया गया। और ग्रेविटेशन अर्थ ब्लॉक सिस्टम में जैसे कि एक छूट थी आपके पास कि आप रेफरेंस कहीं भी ले सकते हो और ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, आप अपने सहूलियत से ले लीजिए, क्वेश्चन करते समय जो आपको आसान लगे वहां रेफरेंस लेवल ले लीजिए, है ना। अर्थ ब्लॉक सिस्टम वाले केस में वो सहूलियत वहां थी, यहां पर ऐसा नहीं दिया गया। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऐसा नहीं बोला गया कि आप रेफरेंस कहीं भी ले लीजिए, नहीं। रेफरेंस जहां बोला गया है, जहां डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, नेचुरल लेंथ पर ही लेना है, वही लेना पड़ेगा, है ना। ये बात ध्यान रखना, यहां नहीं कि कहीं भी किसी भी लेंथ पे आप रेफरेंस लेके सॉल्व करना शुरू कर दो। और क्यों वो छूट यहां पर नहीं दी गई, उसके पीछे रीजन है कि आप कहीं और रेफरेंस ले लोगे ना तो आपका इक्वेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा धीरे धीरे। इक्वेशन स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में ना सबसे छोटे इक्वेशन, सबसे आसान इक्वेशन तभी बनते हैं अगर आप नेचुरल लेंथ पर ही जीरो एनर्जी लो, रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन लो, है ना। और किसी लेंथ पे, इलोंगेटेड लेंथ पे, किसी लेंथ पे अगर ले लिए रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका क्वेश्चन के इक्वेशंस जो बनेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे, जल्दी सॉल्व नहीं होगा, आप अपने आप को फंसा लोगे उसमें। तो नहीं, इसमें कोई छूट नहीं है, इसमें आपको नेचुरल लेंथ पर ही रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन लेना है, ये फिक्स्ड है, प्री डिफाइंड है। चलिए सर, तो सबसे पहले बात एक नोट करके यहां लिख दीजिए, द रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन इज टेकन एट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग हेडिंग डाले थे ना, स्प्रिंग पोटेंशियल, हाँ डाले थे, उसके अंदर नोट करके सबसे पहला बात ये लिख दीजिए, रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन इज टेकन एट नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होगा वही उसका रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब चलिए हम एक बार सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी इलोंगेशन जब x की है या कंप्रेशन x की है तो उस समय का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कैसे पता करते हैं। ये कोई स्प्रिंग है, मान लो एक तरफ से इसको फिक्स कर दे, और ये जो उसका दूसरा एंड है, पहले यहां ऐसे लिख दे रहे हैं NL, मतलब नेचुरल लेंथ पर था। ये नेचुरल लेंथ मतलब रिलैक्स लेंथ, मतलब ना इलोंगेशन ना कंप्रेशन इस समय था, और यहां से इसको खींच के हम यहां तक लाना चाहते हैं, कहां तक, x दूरी तक ले आना चाहते हैं, ठीक है। मान लो x0 ले दे रहे, x0 दूरी तक ले आना चाहते हैं। इस समय का पोटेंशियल एनर्जी अब सिस्टम में कितना हो जाएगा पता करना चाहते हैं। अच्छा, तो जैसे जैसे इस पॉइंट को आगे ले जा रहे होंगे, ये जो पॉइंट है इसको जैसे जैसे आगे ले जा रहे होंगे, मान लो पहले यहां तक पहुंचे थे, फिर और आगे गए और आगे, जैसे जैसे बढ़ रहा है लेंथ, तो ये जो स्प्रिंग वापस खींच रहा है इस पॉइंट को, kx फोर्स, वो भी तो वैरी कर रहा होगा। इलोंगेशन चेंज करते करते यहां से यहां तक लाए, तो जैसे जैसे इलोंगेशन चेंज हो रहा होगा, वापस खींचने वाला kx फोर्स भी तो चेंज हो रहा होगा। अब जब स्प्रिंग वाला फोर्स चेंज हो रहा है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स चेंज कर रहा है, वैरी कर रहा है, वेरिएबल है, तो फिर इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा वर्क निकालने के लिए। तो वर्क डन निकालना है ना हमको,
du इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो इंटरनल फोर्स है kx वाला वेरिएबल है, इसलिए इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकालना पड़ेगा। चलिए हम करते हैं। तो du इज इक्वल टू इसी वाले फॉर्मूले से आगे बढ़ रहे हैं, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो टोटल जो डेल्टा u होगा वो इसका इंटीग्रेशन करने से मिलेगा, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ। इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं? तो मान लो यहां से किसी जनरल पोजीशन तक गए, यहां तक गए, यहां से x दूरी तक गए, और वहां से dx आगे बढ़ाने में कितना वर्क करना पड़ा उसको लिखा जाए। dx आगे x दूरी पर गए थे और dx आगे बढ़ने में कितना वर्क, इतना दूरी चलने में कितना वर्क करना पड़ा निकाल लें, और फिर यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो जब यहां से x दूरी पे गए तो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ है कितना, kx। तो वर्क डन लिख रहे हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वर्क डन ये माइनस तो ये वाला है, वर्क डन यहां लिख रहे हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए इतना, मॉड बी डिस्प्लेसमेंट इतना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, कॉस ऑफ, अब इनके बीच का एंगल, फोर्स किधर है पीछे की तरफ, kx फोर्स पीछे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री। दिस इज इक्वल टू, अब ये cos 180 माइनस 1 है, ये बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस कर लिए। इंटीग्रल के अंदर आया kx dx, k टाइम्स इंटीग्रल x dx, k कांस्टेंट था बाहर ले लिया, और लिमिट x कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से लेके x नॉट तक जाना है, 0 से x नॉट, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू k x नॉट स्क्वायर बाई 2, ये है डेल्टा u। मतलब फाइनल इस समय का पोटेंशियल एनर्जी को अगर u लिख रहे हैं, इनिशियल तो 0 था ना यहाँ पर, जब यहाँ पर तो आप नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी 0, तो u इज इक्वल टू इतना है। तो अगर x नॉट इलोंगेशन तक ले जाना चाहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ ऑफ k x नॉट स्क्वायर, ये 1/2 ऑफ k x नॉट स्क्वायर। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का ये फॉर्मूला हो गया हाफ k x स्क्वायर, वेयर x इज इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। जैसे यहाँ इलोंगेशन x नॉट था तो हाफ के x नॉट स्क्वायर आया, वैसे अगर कभी इलोंगेशन x होता है उस समय का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x स्क्वायर होगा। या यही चीज कंप्रेशन में भी ट्रू है कि अगर x कंप्रेशन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो एक बात, पहले ये डेरिवेशन लिख दीजिए, फिर ये वाली बात लिखा जाएगा। ये डेरिवेशन यहां तक लिख दीजिए पहले, फिर उसके बाद लिखिए therefore potential energy of a spring is given by u is equal to half k x square, where x is elongation or compression in the spring। x क्या है, elongation है या compression in the spring, elongation और compression in the spring over its natural length, ये भी लिख दीजिए, elongation और compression in the spring over its natural length। अपने नेचुरल लेंथ के ऊपर कितना elongation हुआ या compression हुआ। जैसे नेचुरल लेंथ मान लीजिए 1 मीटर है और वहां से 1 सेंटीमीटर आगे ले गए तो elongation इज 1 सेंटीमीटर, नेचुरल लेंथ के ऊपर कितना, या वहां से 1 सेंटीमीटर कंप्रेस किए तो 1 सेंटीमीटर हुआ x का वैल्यू, तो हाफ के x स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होगा। और जैसा कि फॉर्मूले से दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के केस में कभी नेगेटिव नहीं होता। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव भी होता है ना, स्प्रिंग वाला पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होता है। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा देखो हाफ के x स्क्वायर, चाहे इलोंगेशन हो या कंप्रेशन, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। सही बात है कि नहीं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, तो एनर्जी तो स्केलर होता है ना, वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, और वर्क डन भी कैलकुलेट करते थे तो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव सब आता था, और एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव सब आता है। तो हम देखते हैं डाउट सेशंस में बच्चे पूछते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है ना, तो अगर एनर्जी और वर्क ये सब स्केलर हैं तो इनका नेगेटिव होने का क्या मतलब है। एक्चुअली क्या है, देखो एक बात आपको यहाँ पे याद दिला दें हम, वेक्टर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव होने का सेंस अलग होता था और स्केलर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस अलग होता है। जैसे कि कोई स्केलर क्वांटिटी है और उसका वैल्यू है +2,
और किसी दूसरे स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू है -2, तो इसका सेंस है कि जो पहला वाला स्केलर क्वांटिटी था जिसका मैग्नीट्यूड था, जिसका वैल्यू था +2, वो दूसरे वाले स्केलर क्वांटिटी से ज्यादा है। दूसरे वाला है -2, मतलब स्केलर क्वांटिटीज के टर्म्स में जब बात कर रहे होंगे तो +2 इज ग्रेटर देन -2, उनका कंपैरेटिव है प्लस और माइनस। अब जैसे कि -2 से बड़ा होता है -1, उससे बड़ा होता है 0, उससे बड़ा होता है +1, उससे बड़ा होता है +2, तो +2 -2 से बड़ा होता है। एक कंपैरेटिव ज्यादा कम की बात हो रही है यहाँ पर। स्केलर्स में जब प्लस और माइनस की बात करते हैं तो वो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं कि -2 वाली क्वांटिटी +2 वाली क्वांटिटी से कम है, ये बात होती है स्केलर्स में प्लस और माइनस का सेंस। वेक्टर्स में प्लस और माइनस का सेंस ज्यादा कम से नहीं होता है। अब जैसे कोई कहे कि एक बॉडी का वेलोसिटी है +2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का -2 मीटर पर सेकेंड, तो किसका ज्यादा है? किसी का ज्यादा नहीं है। वेक्टर्स में प्लस और माइनस डायरेक्शंस होते हैं। +2 मीटर पर सेकेंड मतलब प्लस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड, और -2 मीटर पर सेकेंड वेक्टर का मतलब होता है माइनस डायरेक्शन का वेक्टर है और मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड। +2 मीटर पर सेकेंड का मतलब प्लस डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, -2 मीटर पर सेकेंड का मतलब माइनस डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। दोनों ही जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, दोनों के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 2, सेम मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी, बस डायरेक्शन अलग है। वेक्टर्स में प्लस और माइनस डायरेक्शंस होते हैं, और स्केलर्स में प्लस और माइनस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ज्यादा और कम को रिप्रेजेंट करता है। कोई स्केलर क्वांटिटी, अब जैसे कि एनर्जी लिखे, किसी का एनर्जी है +2 जूल, किसी का एनर्जी है -2 जूल, तो ये क्वांटिटी की बात है कि -2 जूल वाला जो एनर्जी है वो +2 जूल वाले एनर्जी से कम है। कम और ज्यादा की बात है, वहां डायरेक्शन की बात नहीं। और वेक्टर्स में डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं प्लस और माइनस। चलिए अच्छा, तो वो एक बात जो काफी बच्चे पूछते हैं, हमको याद आई तो हम बता दिए। वापस आते हैं तो हम लोग कहें कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के केस में ऐसे लिखते हैं और अर्थ ब्लॉक सिस्टम के केस में mgh करके लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आगे इससे और बात करना है हम लोगों को। थोड़ा एक और टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग, जो हम लोग कह रहे थे ना वर्क पढ़ते समय कि वर्क डन बाय एक वेरिएबल फोर्स का वर्क कभी कभी पाथ पे डिपेंड नहीं भी करता है, तो पहचानना कैसे सीखेंगे वो रह गया। तो वो थोड़ा लेंथी है थोड़ा सा, तो वो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाली बातें शुरू करेंगे। आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं।